बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है यानी कि राजनीतिक विज्ञान का, ठीक है, इसके एनुअल एग्जाम के लिए यानी कि कुछ ही दिनों में आपके जो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं इसी की प्रिपरेशन तैयारी के लिए आज हम डिस्कस करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से हम सॉल्व करके समझेंगे। ठीक है बच्चों, और ये सैंपल पेपर अभी मॉर्निंग शिफ्ट का आपका जो 20 फरवरी को फाइनल एग्जाम होने वाला है पॉलिटिकल का, ठीक है, और इवनिंग के बच्चों का जो 21 तारीख को फाइनल एग्जाम है, ठीक है, पॉलिटिकल का, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक हेल्पफुल वीडियो और सैंपल पेपर रहने वाला है। क्योंकि बच्चों जो भी क्वेश्चन अभी हम इस सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर समझेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिसके आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। इवन कुछ क्वेश्चन तो आपको डिट्टो यानी कि सेम टू सेम भी रिपीट होने को देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देख लेना, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझा दिए जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखो, आपके पॉलिटिकल साइंस के फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमने अपने चैनल पे एक 10 प्लस सैंपल क्वेश्चन पेपर की सीरीज चलाई हुई है। तो ये वीडियो इसी सीरीज का हमारा तीसरा पेपर होने वाला है। ओके बच्चों, अगर आपको अपने 10 के 10 पेपर की वीडियोस देखनी है तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप कहीं से भी जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले पेपर के पैटर्न की बात करते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है इस वीडियो के माध्यम से नए ऐड हुए हैं। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप 2 मिनट का स्किप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पेपर के अंदर टोटल आपके जो सेक्शन है वो रहेंगे 5 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके रहेंगे 30। सेक्शन ए जो रहेगा आपका बच्चों, इसमें 1 से लेके 12 तक के आपके जो क्वेश्चन है ये बहुविकल्पीय है, यानी कि टोटल आपके 12 एमसीक्यूज होंगे। ओके, फिर सेक्शन बी के अंदर आपके 13 से लेके 18 ये 2-2 नंबर के आपके टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसके बाद सेक्शन सी आ जाएगा जिसमें 19 से 23 ये आपके 4-4 नंबर के टोटल 5 क्वेश्चन होंगे और इनका आंसर आपको 100 शब्दों में, यानी कि आंसर शीट जो होती है ना उसका फ्रंट पेज इतना लिखना है। ओके, फिर सेक्शन डी आ जाता है, इसमें आपका 24वां क्वेश्चन पैसेज पर बेस्ड 4 नंबर का एमसीक्यू होगा। ठीक है, 25वां जो है वो आपका 4 नंबर का कार्टून होगा और 26वां 4 नंबर का आपका एक मैप होगा। ओके, अब सेक्शन ई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें केवल 27 से 30 ये 6 नंबर के टोटल कितने 4 ही क्वेश्चन है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये जो क्वेश्चन है 4 के 4 6 नंबर के, इसमें सभी में आपको चॉइस दी गई है। ठीक है, 2-2 क्वेश्चन है तो आप किसी एक को करें, है ना, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनो, हर सैंपल पेपर की तरह इस पेपर को भी हम 2 वीडियो में समझेंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए, बी और सी। ठीक है, इनको डिस्कस कर लेंगे, यानी कि एमसीक्यू 2 नंबर 4 नंबर के। बचेगा आपका ये सेक्शन डी और ई, इसे हम पार्ट 2 में समझेंगे और पार्ट 2 की वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगी। अगर आप इसे 2-4 घंटे बाद देख रहे हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन में देखने को मिल जाएगा बच्चों। ओके, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख लीजिए। ये रहा आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर का जो ऑफिशियली आपका एग्जाम आएगा उसका पैटर्न। 12 एमसीक्यू सेक्शन ए में, 13 से 18 2 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन सेक्शन बी में, फिर सेक्शन सी में 19 से 23 4 नंबर के 5 क्वेश्चन, और डी में आपका पैसेज बेस्ड 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, एक कार्टून और एक मैप, और सेक्शन ई जो है इसमें 27 से 30 6 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, एक चीज और उससे इंपॉर्टेंट कि इससे पहले क्वेश्चन पेपर आपको समझाऊं, एक इंपॉर्टेंट क्लिप देखिए पहले तो। ओके, तो आपके पॉलिटिकल साइंस के फाइनल के एग्जाम के लिए हमने 10 से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को, वो भी विद सॉल्यूशन, बहुत अच्छे से रेडी किया हुआ है बच्चों। और यदि आप इन्हें करते हो तो आपकी तैयारी और भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब आपको इन्हें बाय कैसे करना है, तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। वैसे तो प्राइस आपका 199 है, यदि आप हमारा कोड यूज़ करते हैं GSK10 तो ये आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आ जाइए अब हम शुरुआत करते हैं। ओके, तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए, आज के इस पेपर का सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है वो यहाँ से शुरुआत हो जाता है। ठीक है, सेक्शन नंबर ए, जिसमें हमारे टोटल जो है वो कितने क्वेश्चंस हैं 12 एमसीक्यूज, इसीलिए कितने मार्क्स का है 12 मार्क्स का है। अब आपसे एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि जिन एमसीक्यू क्वेश्चंस को अभी हम समझेंगे, आप सभी बच्चे भी उन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है अपनी तरफ से जरूर गेस करना कि मेरे हिसाब से इसका ये हो सकता है, इसका ये, इसका ये, इसका ये। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब ये वीडियो एंड हो जाए, मैंने क्या बोला, जब ये वीडियो एंड हो जाए तो आप सभी बच्चे मुझे अपना स्कोर भी बताना, देखिए ईमानदारी से बताना, ठीक है, ताकि मुझे भी ये पता चले कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं
क्या उनको वीडियो देखने का फायदा भी हुआ है या नहीं, उनकी तैयारी कितनी हुई है, ठीक है, क्योंकि पेपर में अब ज़्यादा आपका टाइम बचा नहीं है। ओके बच्चों, चलिए, और रही बात आपकी मैप की वीडियो की, तो वो भी आज ही आपको शाम को देखने को मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं, आप भी गैस करने की कौन सा किसका आंसर हो सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुसार जो अनुच्छेद 370 है, इसका संबंध किस राज्य से है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो आर्टिकल 370 है, ये किस स्टेट से रिलेटेड है। क्या ये केवल कश्मीर से रिलेटेड है, लद्दाख से, या फिर जम्मू और कश्मीर दोनों से है, या फिर पंजाब से है। ठीक है, अब इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर से। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जहां तक मुझे लगता है सभी बच्चों को आता होगा, फिर भी एक बार देखते हैं गैस करना कौन सा होगा। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है कि अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग कब की गई थी और किस समिति के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो समिति का नाम वैसे तो हमें पता है, कौन सी समिति है, मोतीलाल नेहरू समिति है। ठीक है, बट अब हमें ये डेट देखनी है कि ये इन्होंने इस घोषणा पत्र की मांग उठाई कब थी। तो कब उठाई थी भाई, 1928 में। ऑप्शन नंबर आपका ए यहां पर करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए है। देखिए वीडियो अराउंड जो है वो आपकी 40 मिनट तक की बनेगी, अगर मैं इसको लंबा खींचना चाहूँ तो 1 घंटे की भी बना सकता हूँ। ठीक है, बट आपका टाइम वेस्ट ज्यादा होगा, इसीलिए मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, और जहां पे आपको लगेगा बताना चाहिए वहां पे मैं आपको बताऊंगा अभी एक्सप्लेन करके भी। ठीक है, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। क्वेश्चन थर्ड में क्या कहा गया है कि जो अंतर्राज्यीय विवाद होते हैं, अंतर्राज्यीय विवाद का मतलब एग्जांपल लेता हूं, जैसे मानते हैं यूपी के बीच में, ठीक है, और हरियाणा के बीच में, इन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, तो इस प्रकार के विवाद को सुलझाने की जो पावर है वो किसके पास में है। क्या यूपी का राज्यपाल सुलझाएगा, या फिर हरियाणा का राज्यपाल सुलझाएगा, ठीक है, या फिर पूरे देश की जो केवल एक सुप्रीम कोर्ट है वो सुलझाएगी, या फिर देश का संसद, या फिर देश के राष्ट्रपति। तो कौन सुलझाता है भाई, तो जब भी दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है, ठीक है, इंटर स्टेट डिस्प्यूट को कौन हैंडल करता है, वो हैंडल करती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ओके बच्चों, चलिए अब देखो क्वेश्चन फोर्थ जो है, इसमें आपको 3 से 4 बातें एक ही बार में पता चलेंगी। क्वेश्चन क्या कहा गया है, न्याय की परिभाषा क्या है। तो देखो भाई, प्राचीन समय में क्या होता था, प्राचीन भारत में जो न्याय था वो किससे जुड़ा हुआ था, धर्म से जुड़ा हुआ था। तो पहली बात बिल्कुल सही है, ठीक है, कि हिस्ट्री में अगर हम देखें तो न्याय धर्म से जुड़ा था। दूसरा बात कि न्याय का संबंध जो है वो हमारे सार्वजनिक जीवन के नियमों से होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा, कुछ लोगों का ये मानना भी है कि जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप काटेंगे, यानी कि जैसा आप करते हैं वैसा ही आपको फल भी मिलेगा। तो न्याय के लिए ये बात भी बिल्कुल पर्याय है। तो हम क्या बोलेंगे कि जितनी भी डेफिनेशन जस्टिस न्याय के बारे में दी गई हैं, ये सारी के सारे राइट हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहां पे करेक्ट है। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां पे आपको बहुत सारी बातें एक बार में पता चलेंगी, जो कि है लोकसभा के बारे में। किसके बारे में, लोकसभा के बारे में। ध्यान से समझना, जो हमारी संसद है उसके 2 पार्ट है, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। अब जो लोकसभा होती है इसका चुनाव कौन करता है, जो सदस्य होते हैं इसके, तो इसका चुनाव जनता के द्वारा वयस्क मतदान की प्रक्रिया के तहत होता है। अर्थात हम जब वोट देते हैं तो हम जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं वो लोकसभा में जाते हैं और फिर लोकसभा का निर्माण होता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अब इसीलिए क्योंकि इसमें जनता की सीधे तौर पे भागीदारी होती है प्रतिनिधि को चुनने के लिए, तो इसीलिए इसको निचला सदन यानी कि आम जनता का सदन भी कहा जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा, अब जितनी भी लोकसभा की बैठकें होती हैं, ओके, तो इनकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि जो पार्लियामेंट का बेसिकली जो क्या बोलते हैं स्पीकर होता है वो करता है। बिल्कुल सही है। वैसे तो जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने से पहले अधिकतम सदस्य संख्या थी इसकी 552, बट अभी वर्तमान में है इसकी अधिकतम संख्या 543। तो भाई ये बात भी बिल्कुल सही है, बट जो गलत है वो ये है कि इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ये वाली बात गलत है। क्यों भाई, क्योंकि लोकसभा चुनी कितने साल के लिए जाती है, केवल 5 सालों के लिए। ठीक है, क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री वगैरह बनते हैं वो ओनली 5 ईयर्स के लिए होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे कि सर जी 1 2 3 4 सही है। तो ये रहा हमारा सी वाला ऑप्शन, ये एकदम करेक्ट है। ओके, इसी प्रकार से इंग्लिश में लोकसभा के बारे में आपके सामने ये सारे के सारे पॉइंट दिए गए हैं। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे तो सही है, बट आपका जो टेंडर दिया हुआ 6 ईयर्स का ये गलत है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी एकदम राइट है।
ओके, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बेसिकली अभिकथन और कारण है। अभिकथन क्या कहता है कि हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में कुशल और अकुशल मजदूरों के लिए बाजार विकसित हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, जो मजदूर कुशल हैं, ठीक है, जिनके पास टैलेंट है और नहीं भी है, दोनों के लिए बाजार विकसित हुए हैं। कारण, सूचना और तकनीकी के क्षेत्र में बेंगलुरु शहर की ओर कुशल कामगार जा रहे हैं। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि बेंगलोर में आजकल, बेंगलुरु में क्या हो रहा है कि सूचना और टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, तो इसीलिए ऐसा हुआ है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हम बोलेंगे कि अभिकथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है, और कारण आर कथन की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, ओके। फिर हम बात करते हैं इसके इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन की। तो इंग्लिश में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं असेशन ठीक है, ठीक है, और रीजन भी ठीक है, और रीजन असेशन की सही एक्सप्लेनेशन भी देता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली एक मिलान है। ठीक है, और मिलान किसके बारे में है? अधिकार और उसके एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, ध्यान से समझिए। देखिए, मिलान करने की ना एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सी ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है? मिलान के लिए जो आपको आता है आप पहले उसे देखो और फिर उसको ऑप्शन में ढूंढो, ऑप्शन को फिल्टर करो। जैसे कि मेरे लिए जहां तक मुझे लगता है बच्चों को ये पता होगा कि नागरिक अधिकार के बारे में। ठीक है, नागरिक अधिकार क्या है हमारा यहाँ पे? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन को फिल्टर करेंगे कैसे? ऑप्शन पहले का जिसमें बी हो। ठीक है, तो पहले का बी है ए और बी में, तो दो ये फिल्टर हो गए। अब एक और देख लो जो आपको आता हो, जैसे कि राजनीति का है, ये भी आपको पता होगा कि राजनीति का संबंध किससे है? मत देने के अधिकार से। तो अब ये देखो जिसमें दूसरे का सी हो, तो अब इसे भी फिल्टर कर दो, तो ये रहा दूसरे का सी। तो मिलेगा आंसर आपको, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। बाकी सांस्कृतिक आ जाता है तो ये मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार है, और आर्थिक जो है ये न्यूनतम भत्ते से संबंधित है। बस मिल गया हमको आंसर, है ना। इसी प्रकार से आपको हर एक सब्जेक्ट के मिलान करने हैं। आ जाइए इंग्लिश में, तो आपका राइट पहले का बी हो जाएगा, दूसरे का सी, तीसरे का डी और चौथे का ए। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें बेसिकली मैं यूं कहूं कि आपका एक जो है 2 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। कैसे? क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक असमानता क्या होती है, इसकी परिभाषा लिखिए। तो प्राकृतिक असमानता ऐसी असमानता है जो कि लोगों की जन्मजात होती है। ठीक है, और इन असमानता को कभी भी बदला नहीं जा सकता है। तो ये होती है प्राकृतिक असमानता। तो हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन जो डी है ये नेचुरल इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल बनता है। ठीक है, तो डी वाला आपका राइट है। इसी प्रकार से इंग्लिश में आपका डी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें भी आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का कह सकते हैं कंप्लीट होगा। क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक मत से जीत की जो हमारी प्रणाली है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इस चुनावी प्रणाली की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो सबसे पहले ये है कि यह प्रणाली सरल है उन मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति का या फिर चुनाव का ज्यादा ज्ञान नहीं है। बिल्कुल सही है। दूसरा, इस प्रणाली के तहत चुनाव के समय जो हम वोटर्स होते हैं, मतदाता जो होते हैं, इनके पास में एक स्पष्ट विकल्प होता है कि हम जिसे चाहें उसे चुन सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो प्रतिनिधि है वो जनता के प्रति जवाबदेह होता है। लेकिन ये कहना कि किसी एक इलेक्शन जोन से कई जो प्रतिनिधि है वो चुने जा सकते हैं, ये गलत है। क्योंकि हमारे इस सिस्टम में क्या होता है कि पूरे देश को मान लेते हैं अगर 500 इलेक्शन जोन में बांटा गया है, तो हर एक इलेक्शन जोन से केवल एक ही प्रतिनिधि, एक ही व्यक्ति को चुना जाएगा। ठीक है, अब ये जो बात है ना कि कई प्रतिनिधि चुने जाते हैं, ये वो जो दूसरी वाली हमारी प्रणाली है समानुपातिक वाली, उसमें होता है ऐसा। ठीक है, तो सी वाला आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से इंग्लिश में ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अब यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, हमें यहाँ पे नागरिकता की पहचान करनी है। पहचान कीजिए जब किसी व्यक्ति को अपने देश की भी नागरिकता मिल जाए, ठीक है, और उसे प्रांत की भी नागरिकता मिल जाए, जैसे कि अमेरिका या फ्रांस में प्राप्त है, तो उसे क्या बोलते हैं? एक एग्जाम्पल भारत के बारे में देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक यूपी का व्यक्ति है, ठीक है, उसको एक तो इंडिया की नागरिकता मिली हुई है, अब यूपी की अलग से उसे नागरिकता मिली हुई है। तो वैसे ऐसा है नहीं, लेकिन मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो इस प्रकार की नागरिकता को क्या बोलते हैं? एक ही देश में रहते हुए वो 2 नागरिकताओं को उपयोग कर रहा है, तो क्या बोलते हैं उसको? दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। अब ये प्रश्न तो आप सभी बच्चों को जहां तक मुझे लगता आता होगा, क्योंकि इसके बारे में तो आपने न्यूज़ में, ठीक है, बहुत सारे जो मूवीज वगैरह होती हैं या फिर किताबों में पढ़ा होगा। क्या मंदिरों में महिलाओं के साथ में और जो दलित होते हैं
इनके प्रवेश को वर्जित रखा गया है। ठीक है, ये हिंदू धर्म की बात हो रही है। पुराने टाइम पे मंदिरों में कुछ महिलाओं को, दलितों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। वही मुस्लिम धर्म की बात की जाती है कि कई मस्जिदों में, कई क्या, अनेक मस्जिदों में महिलाओं का नमाज पढ़ना भी वर्जित माना जाता है। ठीक है, तो ये धर्मों के बीच में ये जो आपने अभी देखा, ये जो भेदभाव है, ये क्या दर्शाता है? क्या ये धर्मों के बीच को दर्शाता है या धर्मों के अंदर को, सांप्रदायिकता को, या फिर धर्मनिरपेक्षता को? तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब या तो ये धर्मों के बीच है, तो क्या ये मंदिर वगैरह ये इससे संबंधित है? नहीं है। क्या ये इससे संबंधित है? नहीं है, क्योंकि ये क्या हो गया, खुद धर्मों के अंदर वर्चस्व है। ठीक है, खुद धर्म के अंदर है। ओके, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है वो बी वाला राइट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा एमसीक्यू का सबसे आखिरी क्वेश्चन, और इससे आपका एक 4 मार्क्स का, कह सकते हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। क्वेश्चन क्या है, हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों होती है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसकी हमें आवश्यकता क्यों है। सबसे पहला पॉइंट, एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने के लिए, बिल्कुल सही है, एक पावरफुल डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्टेब्लिश करने के लिए हमें लोकल गवर्नमेंट चाहिए होती है। दूसरा, स्थानीय स्तर पर जो राजनीति है इसकी आर्थिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, क्योंकि संसद में जो है वो स्टेट लेवल पे जाते हैं, है ना, लेकिन जब हम बात करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट पे, यानी कि जो गांव-गांव के लोग हैं, इनकी भागीदारी कैसे पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली देश के लिए उपयोगी हो, तो उसके लिए हम लोकल गवर्नमेंट को बनाते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद आपसी सामंजस्य व सफल प्रशासन हेतु, यानी कि जो प्रशासन है वो एकदम छोटे लेवल पे गांव तक भी फैले और पूरे स्टेट में फैले, इसके लिए भी, और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, इसके बीच में सामंजस्य, लोगों के बीच में सामंजस्य, तालमेल, संबंध बने रहें, इसके लिए भी आवश्यकता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी वाला है, ये करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, अब एक चीज बड़े ईमानदारी से बताना आप सभी बच्चों कि सेक्शन ए के अभी अभी हमने ये जो 12 एमसीक्यूज किए, आप सभी ने 12 में से कितने एमसीक्यू का राइट आंसर दिया? ठीक है बच्चों, ओके, तो बढ़ते हैं सेक्शन नंबर बी की तरफ। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज के इस पेपर का हमारा जो दूसरा वाला सेक्शन है, सेक्शन नंबर बी, यानी कि खंड बी, वो यहाँ से शुरुआत हो जाता है। और ये सेक्शन भी एक ही तरह ही 12 मार्क्स का है, क्योंकि इसमें 2 नंबर के टोटल हमारे 6 क्वेश्चन है। ठीक है, और एक क्वेश्चन में आपको और, यानी कि अथवा देखने को मिलेगा। ओके बच्चों, तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसमें मैं क्या करूंगा कि हर एक सैंपल पेपर में आपका जो चैप्टर का नाम है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, नागरिकता, ठीक है, इन सभी का आपको एक डेफिनेशन वाला क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, जैसे कि पिछली वीडियो में समानता के बारे में समझा था पिछले पेपर में, इस पेपर में हम स्वतंत्रता के अर्थ को समझेंगे बहुत ही विस्तार से। ओके, तो आ जाइए समझते हैं। देखिए, नॉर्मली अगर हम स्वतंत्रता का सामान्य अर्थ देखें तो ये होता है आजादी, यानी कि किसी भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई भी बाहरी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, तब वो आजाद है, तब वो स्वतंत्र है। ठीक है, अर्थात किसी व्यक्ति पर कोई बाहरी नियंत्रण ना हो, उसके कार्य के लिए उस पर कोई दबाव ना डाले, वो जो चाहे सो कर सके, इस प्रकार के अधिकार को आजादी यानी कि स्वतंत्रता माना जाता है। ठीक है, लेकिन क्या हो जब आप जो चाहो सो करे में ये सोच लें कि मैं इस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाऊं, मैं इस देश को नुकसान पहुंचाई, तो सिंपल सी बात है भाई, ये कंट्री आपकी स्वतंत्रता पे प्रतिबंध तो लगाएगी, है ना। तो किसी भी व्यक्ति पर स्वतंत्रता जो होती है उसकी, उस पर प्रतिबंध लगाने के स्रोत क्या क्या होते हैं, किन तरीकों से आपकी जो लिबर्टी, जो फ्रीडम है, उस पर बेसिकली बैरिकेटर लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो कई तरीके हैं। सबसे पहले तो ये है कि या तो किसी व्यक्ति के बलपूर्वक द्वारा, अर्थात आपसे कोई बाउंसर है, ठीक है, तो वो आपको ज्यादा बोलने ही नहीं देगा, आपके सामने उसके चलेगी ही नहीं, तो बलपूर्वक हो गया। फिर सरकारी कानून के द्वारा, यानी कि आप किसी से नहीं डरते, अरे सरकार से तो डरोगे, है ना, तो सरकार के द्वारा भी। या फिर कई बार ऐसा होता है कि समाज के जो बड़े वर्ग के लोग होते हैं, वो छोटे वर्ग की जो स्वतंत्रता होती है उस पर प्रतिबंध लगा देते हैं। कई बार अमीर जो होते हैं वो गरीबों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा देते हैं, उनका शोषण कर लेते हैं एक तरीके से, है ना। तो ये तरीके होते हैं स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका स्वतंत्रता के बारे में, इसके अर्थ और प्रतिबंध के स्रोत। इसी प्रकार से इंग्लिश में एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फ्रीडम इन डिटेल, तो जनरल मीनिंग क्या है और बाकी के 1-2 पॉइंट। उसके बाद क्या मेन सोर्स हैं रिस्ट्रिक्शंस के जो कि हम फ्रीडम पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो मेनली 2 से 3 ही हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की।
सॉरी 14th है बेसिकली। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो अर्ध अर्धचात्मक कार्यपालिका है इसका वर्णन कीजिए। थोड़ा ध्यान से देखिए क्या कहा गया है, अर्ध अर्धचात्मक यानी कि जो देश की पावर है वो दो पार्ट में डिवाइड है, अर्ध अर्धचात्मक यानी कि आधी आधी। तो इसमें क्या होता है, इसमें देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री है इस देश में वो और उसकी मंत्रिपरिषद दोनों ही विधायिका यानी कि जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसके प्रति जवाबदेह होती हैं। उदाहरण देश जैसे कि फ्रांस है, रूस है या फिर श्रीलंका है। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर जी ये जो सेम बात है, देश का प्रमुख राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री, ये तो भारत में भी है। बट नहीं, भारत में औपचारिक जो है देश का प्रमुख वो राष्ट्रपति है। ठीक है, और देखो अर्धचात्मक की आपको 11th में तो मात्र 3 से 4 बातें पढ़ाई गई हैं, बट इसके ऊपर पूरी किताब है। ठीक है, और हमारी संसद के ऊपर पूरी किताब है। तो इसीलिए जो है ना इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इस प्रकार से। ओके, तो सेमी प्रेसिडेंटल जो एग्जीक्यूटिव है उसमें जो स्थिति है वो क्या होती है, आप यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 15 के। इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को ऑलमोस्ट आता ही होगा। क्वेश्चन क्या है, लिखित और जो अलिखित संविधान होता है इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और एक अनरिटन होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है आपको ये बताना है। तो आ जाइए डिफरेंशिएट करते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं लिखित संविधान। बेसिकली लिखित संविधान एक ऐसा संविधान होता है जो कि पूर्ण रूप से लिखा हुआ होता है। जैसे कि हमारे देश का संविधान है, ये पूर्ण रूप से लिखा हुआ है। अब इस लिखे हुए संविधान में क्या लिखा है, उस देश के नियम, उस देश के कायदे कानून, उस देश के नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्तियां, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। और जो भी लिखा हुआ है ना उसको बदला भी नहीं जा सकता है आसानी के। ठीक है, आपने देखा है कि आपका जो चैप्टर नंबर 9 और 10 है इसमें भारतीय संविधान में संशोधन के 3 तरीके बताए गए। एक तो बहुत ही लचीला है, एक बहुत थोड़ा कठोर है, एक बहुत ज्यादा कठोर है। तो आसानी से कुछ नहीं बदला जा सकता। एग्जाम्पल जैसे भारत, अमेरिका और अफ्रीका और भी कंट्रीज हैं। फिर आता है अलिखित संविधान। बेसिकली अलिखित संविधान कोई संविधान नहीं बल्कि ये कुछ विचार, नियम और रीति रिवाज होते हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ लोगों के द्वारा निभाए जा रहे होते हैं और वही आगे चल के फॉलो किए जाते हैं। अब मान लेते हैं कि आपके घर में कोई नियम चला आ रहा है, ठीक है, तो आपकी आने वाली 2-4 पीढ़ी तक तो वो चलेगा, लेकिन आने वाली 8 से 10 पीढ़ी में सिंपल सी बात है वो चेंज हो ही जाएगा, है ना। तो ऐसे अलिखित संविधान चेंज होने की उसमें संभावना होती है, यानी कि आसानी से बदला जा सकता है। तो ये डिफरेंस होता है लिखित और अलिखित में। ओके, चलिए इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कैसा होता है और अनरिटन कैसा होता है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 16। बड़े ध्यान से समझिएगा, धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा लिखिए। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो मात्र आपको 2 पॉइंट लिखने ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ध्यान से समझो। पहले ये समझो कि ये जो धर्मनिरपेक्षता वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है धर्म, दूसरा है निरपेक्षता। अर्थात जब हम ये शब्द उपयोग कर लेते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि प्रत्येक धर्म को साइड में करते हुए, यानी कि किसी भी धर्म का पक्ष ना लेना। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता यानी कि किसी धर्म का पक्ष ना लेना। इसमें होता यह है कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के अपने हिसाब से किसी भी धर्म को अपनाने का, अपने धर्म को मानने का, उसका प्रचार प्रसार करने का, उसकी जो लोकोक्तियां हैं, उसके जो सांस्कृतिक नियम वगैरह हैं, उन सभी को पालन करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, और राज्य भी कभी भी धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं करेगा, चाहे आप कोई भी धर्म अपनाएं, कोई भी धर्म का प्रचार करें। ठीक है, भारत जो है वो एक विभिन्नताओं का देश है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरे देश में न जाने कितने धर्म के लोग, न जाने कितनी भाषाओं को, संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में सभी को समान अवसर प्रदान करने का जो कार्य है वो कठिन हो जाता है। इसलिए क्या किया गया है, संविधान में संशोधन किया गया था 42वां, जिसके तहत इस पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया, जिसके अंदर धर्मनिरपेक्षता भी शामिल था। संविधान में यह घोषणा की गई कि धार्मिक वर्चस्ववाद का विरोध किया जाएगा, यानी कि जब 2 धर्मों के बीच में वो क्या बोलते हैं, जब डिस्प्यूट होगा, 2 धर्मों के बीच की बात हो रही है, ठीक है, जिससे लोगों को हानि होगी, तब भारत की सरकार उसमें इंटरफेस करेगी ही करेगी। ठीक है, तो ये बात थी बेसिकली। तो ये होता है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। बिना फालतू के गवर्नमेंट कभी भी किसी भी धर्म के मामले में टांग नहीं अड़ाएगी, लेकिन अगर 2 डिस्प्यूट करोगे, आम लोगों को हानि होगी, तो डेफिनेटली आप पे चार्ज होगा ही होगा। ओके, चलिए
अब इंग्लिश मीडियम में राइट द डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म होती क्या है इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन यानी कि एक तो है कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है और रिट क्या होता है, इसमें आपको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों न्यायिक पुनरावलोकन की। देखिए, न्यायपालिका विधायिका के द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकती है। कई बार क्या होता है कि विधायिका ने कोई कानून पास कर दिया, ठीक है, और राष्ट्रपति जी ने उस पर साइन भी कर दिया और वो लागू भी हो गया, लेकिन लागू होने के बाद में न्यायपालिका को ये लगा कि यार इसमें तो बहुत ज्यादा गड़बड़ी है, लोगों को नुकसान हो रहा है, इसी तो संविधान के दायरे से बाहर है, संविधान को नुकसान हो रहा है इससे। तो ऐसे मामले में न्यायपालिका उन पारित कानूनों की और जो संसद ने कई बार संविधान की व्याख्या गलत कर दी हो या फिर कुछ कमी रह गई हो तो उसकी व्याख्या करती है। फिर बारी आती है रिट क्या होते हैं। तो हमारे संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए जो मौलिक अधिकार हैं, जब भी उनका हनन होता है तो उनकी रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय की हाई कोर्ट कुछ विशेष आदेश जारी करती है जिसे रिट कहते हैं। क्या होते हैं? ये होते हैं रिट, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी किए गए विशेष आदेश रिट कहलाते हैं। ओके, 17 हो गया। इंग्लिश में आपका जुडिशियल रिव्यू क्या होता है और रिट क्या होता है इसके बारे में। अब देखिए, बहुत लोग जो है वो राजनीति के बारे में कुछ गलत अवधारणा रखते हैं, ठीक है, तो वो अवधारणा क्या होती है ये आपको बताना है। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आम लोगों का राजनीति के प्रति नजरिया क्या होता है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखो, आम लोग राजनीति को पता है कैसे देखते हैं कि राजनीति जो है वो दांव पेच है। दांव पेच इन द सेंस कि ये एक तरीके का अखाड़ा है जिसमें दांव पेच लगाओ, जीत जाओ तो भर भर के पैसा कमाओ, भ्रष्टाचार करो, ठीक है। कुछ लोग जो है इस राजनीति के जो राजनेता हैं इनको दल बदल करने वाला, कभी आज इस दल में कभी उस दल में, ठीक है, झूठे झूठे वायदे करने का, चुनाव के समय बड़ा चढ़ा के दावे करने का, और चुनाव जीत जाए तो पता नहीं चूहे की तरह कहाँ गायब हो जाते हैं, दिखते ही नहीं है, ईद का चांद हो जाते हैं, ऐसा कुछ है ना। चुनाव के पहले तो एकदम सूरज तपते गर्मी, और जैसे चुनाव जीते ईद का चांद हो गए, दिखते ही नहीं कभी, है ना। तो ये चीज ऐसा लोग मानते हैं इसको, वे इसी को राजनीति समझ लेते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं अरे पॉलिटिशियंस, राजनीति का मतलब ये कि भ्रष्टाचार करो, लूटो, घोटालो करो, देश का पैसा बेचो, देश की आर्थिक स्थिति को खराब करो, अपना पेट भरो, इसको राजनीति बोलते हैं। तो कुछ लोग राजनीति के बारे में ऐसा सोचते हैं। ओके, अब इंग्लिश में आ जाता है डिस्क्राइब दी क्या नाम है, मिसकंसेप्शन अबाउट दी पॉलिटिक्स। तो नॉर्मली क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ कॉमन पीपल टुवर्ड्स द पॉलिटिक्स। तो क्या है उसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, इस तरह से बच्चों इस पेपर का हमारा जो दूसरा वाला सेक्शन था, ठीक है, सेक्शन नंबर बी, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अगले सेक्शन की, ठीक है। अब यहां से शुरुआत होता है बच्चों आज के इस पेपर का हमारा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर सी, जो कि टोटल 20 मार्क्स का है। क्वेश्चन 19 क्या कहता है? भारतीय संविधान में वर्णित शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन कीजिए। और अथवा में है भारतीय संविधान में वर्णित संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन कीजिए। ठीक है, दो अधिकार आपको बताने हैं, शोषण के विरुद्ध और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी। ओके, तो अब आप ध्यान से समझिए क्योंकि इनके अंदर से आपके बहुत सारे एमसीक्यूज निकलेंगे, बहुत सारे। अभी आपको मैं समझाऊंगा भी कैसे। सबसे पहले आप क्वेश्चन के आंसर को समझिए। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अब ये अधिकार दिया गया है दो अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 23 और अनुच्छेद नंबर 24। ठीक है, अनुच्छेद 23 क्या कहता है? ये कहता है कि मानव व्यापार यानी कि मानव तस्करी या फिर जो खरीद फरोख्त होती है, साथ ही बल प्रयोग के द्वारा बेगारी करवाना यानी कि बल प्रयोग के द्वारा उनसे काम करवाना और पैसा भी ना देना, बंधुआ मजदूरी करवाना, इन सभी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और यदि कोई बंधुआ मजदूरी करवाता हुआ पकड़ा गया, मानव व्यापार को करता हुआ पकड़ा गया या फिर बलपूर्वक बेगारी करता हुआ पकड़ा गया तो डेफिनेटली उसको कानूनी दंड दिया जाएगा। ठीक है, अब दूसरा है अनुच्छेद नंबर 24। ये क्या कहता है? इसमें यह कहा गया कि खदान, कारखाने और जो खतरनाक काम होते हैं इनमें बच्चे काम नहीं करेंगे। अर्थात अनुच्छेद 24 में बाल श्रम अवैध ये कहा गया। तो अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चे हैं इन्हें किसी भी कारखाने में, किसी भी खदान में या फिर किसी भी खतरनाक काम जैसे पटाखा उद्योग हो गए, ठीक है, या फिर कोई माइनिंग कंपनी है, उसमें कहीं पे भी इन्हें काम नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद नंबर 24 कहता है।
अब आपसे पेपर में बहुत सारी बातें पूछी जा सकती हैं, जैसे कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद नंबर 23 में क्या कहा गया था, या फिर मानव व्यापार, बल प्रयोग, बंधुआ मजदूरी, इस पे प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है, ठीक है, बाल श्रम अवैध किस में लिखा हुआ है, कितने उम्र के बच्चों को हम कारखाने या फिर खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। तो कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड है बच्चों, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं तो ध्यान से समझो। देखिए, संविधान ये मानता है कि जो विविधता होती है वो हमारे समाज की मजबूती है होती है। यानी कि किसी भी समाज में जब कुछ ज़्यादा धर्म के लोग, संस्कृति आदि को मानने वाले लोग होते हैं, तो वो समाज ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, इसीलिए संविधान ने ये कहा कि जब इतनी विविधता रहते हुए जो लोग संख्या में बहुत ही कम हैं, ठीक है, जो लोग अल्पसंख्यक हैं, उनकी संस्कृति को बनाए रखना भी तो जरूरी है। तो इसीलिए ये अधिकार मेनली उन्हीं के लिए है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इसमें बेसिकली दो बातें हैं। उसको जानने से पहले आप ये समझो कि ये जो अल्पसंख्यक शब्द यूज किया गया है, इसका अर्थ क्या होता है। तो ध्यान से समझो। देखो, अल्पसंख्यक वह समूह होते हैं जिनकी अपनी एक भाषा और अपना एक धर्म होता है, लेकिन वो देश के मात्र एक बहुत ही नाम मात्र के बराबर भाग में फैले हुए हैं। ठीक है, और पूरे देश की जनसंख्या के आधार पे भी बहुत ही कम है। इसीलिए ऐसे लोगों को अल्पसंख्यक कहा गया है, जो कि अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति, अपने धर्म को सुरक्षित रखने और उसे विकसित रखने का अधिकार पाना चाहते हैं। तो ये अधिकार जो है शिक्षा संबंधी वाला, ये उन्हें ये अधिकार देता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 30 क्या कहता है इसके लिए, तो ये कहता है कि भारत के किसी भी राज्य के नागरिक को अपने विशेष धर्म, विशेष भाषा, लिपि आदि संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। वो उसको अपना सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 30 कहता है कि भाषा और जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, ये सभी अपनी शिक्षा जो संस्थान है उसको खोल सकते हैं, उसका प्रशासन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट से उम्मीद ना रखें। ठीक है, हालांकि आरक्षण वगैरह की बात अलग है, लेकिन डायरेक्टली अगर हम आपकी मदद करेंगे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हम आपको जो शिक्षण संस्थान है गवर्नमेंट के, उसमें हम आपको बेसिकली क्या बोलते हैं, आरक्षण देंगे, रिजर्वेशन देंगे, ये चीज यहाँ पे कही गई है। ओके, तो ये था संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देखें, डिस्क्राइब द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है, आर्टिकल 23 के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, और आर्टिकल 24 और जो आता है आपका चाइल्ड लेबर इलीगल क्यों है, कैसे है, क्या है, इसके बारे में। सेकंड क्वेश्चन, आपको कल्चर एंड एजुकेशन जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा मौलिक राइट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट है, उसको डेफिनेट करना था। तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए वैसे अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ध्यान से समझिएगा, विश्व नागरिकता से आप क्या समझते हैं, इसके क्या लाभ होते हैं। ठीक है, तो विश्व नागरिकता क्या होती है। विश्व नागरिकता का आशय एक ऐसी नागरिकता है जो सभी राष्ट्रों के द्वारा मान्य हो। जैसे अभी हम क्या कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, अर्थात भारत ने हमें वो नागरिकता दी हुई है। तो इसी प्रकार से विश्व नागरिकता है जब पूरे विश्व के देश ये कहें कि आप हमारे नागरिक हो, तो उसको हम बोलते हैं विश्व नागरिकता। लेकिन क्या ये कभी संभव है? क्या कभी इंडिया के व्यक्ति पाकिस्तान को बोलेंगे कि तुम हमारे नागरिक हो? क्या कभी पाकिस्तान के व्यक्ति इंडिया के व्यक्ति को बोलेगा कि तुम हमारे नागरिक हो? नहीं बोलेगा, है ना। ऐसे केवल इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, ऐसे हर एक देश का अपना एक अलग अलग रवैया होता है अलग अलग देशों के लिए। तो विश्व नागरिकता बहुत ही, हम ये कह सकते हैं कि असंभव है। ठीक है, एक अर्थ को और थोड़ा ध्यान से समझते हैं। आज वर्तमान में हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जहाँ पे संचार के साधन, टेलीविजन, इंटरनेट, इन सभी ने हमको एक दूसरे से जोड़ा हुआ है और हमारी समझ को बढ़ाया है। एशिया की सुनामी, बड़ी आपदाओं के पीड़ितों की सहायता के लिए विश्व के सभी भागों से उमड़ा बहुद्वार विश्व समाज की उभार की ओर इशारा करता है। यानी कि अभी कुछ ही साल पहले जब एशिया में, जापान में सुनामी आई थी और बड़ी बड़ी आपदाएं आ रही थी, ठीक है, एशिया के जो कंट्रीज हैं, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके द्वारा कुछ मदद भी दी जा रही थी। इसी को बोलते हैं विश्व नागरिकता। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। विश्व नागरिकता ने आज पूरे विश्व को एक ग्राम बना दिया है। जैसे गांव होता है ना कि जिसमें सभी लोग आ जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, घर में रह सकते हैं, ठीक है, खेती वगैरह कर सकते हैं, तो वैसे ही विश्व नागरिकता भी विश्व ग्राम से संबंधित है। आज वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ, ऐसी बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो कि विश्व नागरिकता की अवधारणा को व्यावहारिक रूप दे सकती हैं। यानी कि हम जब यूएनओ की बात करते हैं या फिर जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जब हम उनकी बात करते हैं, तो वो जो है ना, वो इस विश्व नागरिकता को अच्छा
बना सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है कि इसके लाभ क्या होंगे। तो सबसे पहला तो इससे राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों तरफ उन समस्याओं का समाधान करना सरल होगा जिसमें बहुत देशों की सरकार और लोगों की संयुक्त कार्यवाही जरूरी होती है। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि वायुमंडल है, प्रदूषण है, समुद्र जल का पानी खारा है जो कि बाहर आता है, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी जो समस्या हैं, इससे कोई भी एक कंट्री नहीं लड़ सकती है ना। तो इसीलिए सारी कंट्री को एक साथ मिलकर इसके लिए कदम उठाना पड़ेगा। तो ये विश्व नागरिकता का लाभ है और ये इसकी एक अवधारणा भी है। इससे प्रवासी, राज्य विहीन और जो शरणार्थी होते हैं उनकी समस्या भी आसान हो जाएगी, है ना। तो ये चीजें थी। इस प्रकार से विश्व नागरिकता क्या होती है और इसके क्या क्या लाभ है समझ गए होंगे। चलिए इंग्लिश में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ल्ड सिटीजनशिप एंड व्हाट आर दी बेनिफिट्स। तो वर्ल्ड सिटीजनशिप क्या होती है, इसका एक नॉर्मल मीनिंग क्या है, फिर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बाकी जो यूएनओ वगैरह है वो क्या कर सकते हैं इसके लिए, और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कंप्लीट। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 21, ध्यान से समझिए। 21 कहता है कि सकारात्मक कार्यवाही से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और यह जो वंचित लोग होते हैं इनके लिए कैसे सही साबित हो सकती है। देखिए सकारात्मक कार्यवाही का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब यह है कि समानता की स्थापना के लिए, समाज में समानता को स्थापित करने के लिए, समाज में समानता की वृद्धि के लिए कुछ कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें शीघ्र अतिशीघ्र लागू किया जाए, इसी को सकारात्मक कार्यवाही बोलते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि समाज में समानता को स्थापित और वृद्धि करने के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी लागू करना ही सकारात्मक कार्यवाही है। अब ये जो वंचित लोग हैं समाज के, उनके लिए कैसे सही साबित हो सकती है, आइए समझते हैं। देखिए सकारात्मक कार्यवाही के कई रूप होते हैं, जैसे कि जो निम्न और वंचित समुदाय होते हैं इनको कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जैसे कि वंचित समुदायों के लिए छात्रवृत्ति थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे जब मैं शायद 2017-18 में था, ठीक है, 17 और 18 में, तो उस समय जनरल कैटेगरी का जो क्या बोलते हैं, वैसे तो नॉर्मली देसी लैंग्वेज में उसको वजीफा बोलते हैं कुछ ऐसा, ठीक है ना। तो वो आता था मात्र कितना, 1800 रुपये के आसपास। ठीक है, लेकिन जो SC OBC वगैरह होते थे उनका आता था पहले तो 4000 आता था। ठीक है, उसके बाद और कुछ 5000 आता था। तो ये जो एग्जाम्पल है वो इस छात्रवृत्ति का है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसी जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, इनको पढ़ाने के लिए हॉस्टल जैसी सुविधाएं फ्री में प्रदान की जाती हैं। ठीक है, नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थाओं में ऐसे लोगों को प्रवेश जो है उसके लिए थोड़ा रिजर्वेशन वगैरह दिया जाता है। ठीक है, कुछ लोग जो असमान हैं उनके साथ में विशेष बर्ताव किया जाता है ताकि वो भी समाज के सभी लोगों के साथ में आ सकें और प्रतिस्पर्धा को कर सकें। ठीक है ना। तो ये चीज थी आपकी सकारात्मक कार्यवाही का अर्थ और वंचित लोगों के लिए सही। अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अफर्मेटिव एक्शन। तो मीनिंग ऑफ अफर्मेटिव एक्शन क्या है, उसके बाद हाउ कैन दिस प्रूव राइट टू दी डेप्रिव्ड पीपल्स। तो कैसे है पॉजिटिव एक्शन, कैसा है इसका, ये देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। स्थानीय शासन का अर्थ क्या है और हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों होती है। ध्यान से समझो, स्थानीय शासन यानी कि लोकल गवर्नमेंट। तो गांव और जिला स्तर का जो शासन होता है इसे स्थानीय शासन कहते हैं। यह शासन आम आदमी के सबसे नजदीक का शासन होता है। इसमें जनता की जो प्रतिदिन की समस्याएं होती हैं इनका समाधान बहुत ही तेजी से और बहुत ही कम खर्चे में किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, जब हम विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल के शासन की बात करते हैं उसको स्थानीय शासन बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मली गांव के लोगों का सबसे नजदीक का शासन है। क्या कोई गांव का जो व्यक्ति है वो राज्यसभा में जा सकता है जल्दी से, कोई भी नहीं, लेकिन पंचायत में तो जा ही सकता है ना। तो नज़दीक का शासन है, इसीलिए पंचायत में उसकी डेली बेसिस की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सही किया जा सकता है। अब बारी ये आती है कि आखिर पूरे कंट्री में हमें इस 4th लेवल की जो गवर्नमेंट है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, 4th इन द सेंस की 3rd है बेसिकली, वैसे तो एक सेंट्रल है एक स्टेट है, ये लोकल होगी, तीसरी है बेसिकली। ओके, तो इस हमें तीसरे लेवल की गवर्नमेंट की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो सबसे पहली आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इससे एक मजबूत और लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो गई। क्योंकि जब गांव के लेवल पे प्रशासन चलेगा तो उनको भी ये लगेगा कि हाँ भाई देश की राजनीति में हमारा भी हाथ है और हमारी भी बात सुनी जाती है ना। गांव का नियमन अच्छे से होता रहेगा। स्थानीय स्तर पर राजनीतिक आर्थिक भागीदारी अच्छी होगी। सामान्य जो नागरिक हैं इनकी प्रतिनिधियों तक पहुंच होती है, जो पंचायत के सदस्य होते हैं। ठीक है, गांव के जो कार्य होते हैं इनको सफलता से और तीव्रता से किया जा सकता है। ठीक है, साथ ही वैसे तो एक MCQ आपका ये बन जाएगा कि
स्थानीय शासन के जो निर्वाचित निकाय थे ये अस्तित्व में कब आए थे? तो 1882 के बाद में। तो इस एमसीक्यू को भी याद रख लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता पड़ती है बच्चों। ओके, चलिए अब इसी को इंग्लिश में देख लीजिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड व्हाई डू वी नीड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट होती क्या है, हमें ये चाहिए क्यों, तो इसके बारे में आपके सामने ये पॉइंट है। ओके बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे ये रहा देखो 23 वाला, और ये 4 नंबर का आखिरी क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी। 23 क्या कहता है? राजनीति विज्ञान है और नहीं भी, यानी कि पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस और नॉट। तो इस कथन का वर्णन कीजिए। तो यानी कि आपको क्या बताना है? राजनीतिक विज्ञान है भी, इसके बारे में भी आपको अपने तर्क देने हैं, और नहीं भी है तो क्यों नहीं है इसके बारे में तर्क देने हैं। तो पहले बात करेंगे कि ये विज्ञान है कैसे, फिर बात करेंगे कि ये है कैसे नहीं। ओके, तो देखो राजनीतिक विज्ञान है, इसके बारे में पहले बात करते हैं। जो विद्वान इस बात को मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान है, उनका कहना यह है कि जिस प्रकार से साइंस यानी कि विज्ञान का एक क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान होता है, स्टेप बाय स्टेप हम साइंस को समझते हैं, उसी प्रकार से राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन भी स्टेप बाय स्टेप ही किया जाता है। जिस प्रकार से साइंस की लेबोरेटरी में हम प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से राजनीतिक विज्ञान में भी प्रयोग संभव है। साइंस के हिसाब से हम आने वाले टाइम को बेसिकली उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं छोटी मोटी। तो इसी प्रकार से इतिहास एवं समस्त विश्व की प्रयोगशालाओं के रूप में हम राजनीतिक विज्ञान को भी उपयोग कर सकते हैं। वहीं ठीक इसके उलट जो व्यक्ति ये मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान नहीं है, उनका मानना ये है कि राजनीतिक विज्ञान के जो सिद्धांत हैं वो स्पष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि राजनीति में कई बार एक ही जैसे कारण होते हुए भी परिणाम जो है वो अलग निकलते हैं, और इसमें प्रयोग करना भी संभव नहीं है। राजनीतिक विज्ञान की कोई वास्तविक प्रयोगशाला नहीं होती है, और इसके अध्ययन में वैज्ञानिक विधि को अपनाया जाना संभव नहीं है। तो जो यहाँ पे विज्ञान है का पॉजिटिव पॉइंट है, उसी को नेगेटिव पॉइंट में डाल दो, या फिर नेगेटिव को पॉजिटिव में, कोई एक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका 23। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देख लीजिए, डिस्क्राइब द स्टेटमेंट पॉलिटिकल साइंस इज एंड इज नॉट अ साइंस। तो पहले तो है, उसके बाद नहीं है, इसके बारे में आप ये पॉइंट यहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, अब बात आती है हमारे अगले सेक्शन की। ठीक है, अब हमारा सेक्शन नंबर डी आएगा जो कि 12 नंबर का रहेगा। सेक्शन नंबर ई आएगा जो कि रहेगा हमारा टोटल 24 मार्क्स का। तो देखा जाए अभी आपके 30 मार्क्स जो क्वेश्चन हैं वो अभी बच रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम समझेंगे बच्चों पार्ट 2 की वीडियो में। ओके, और एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए, हमने जो है आप सभी के पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम के लिए, और साथ ही आपका जो इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए 10+ सैंपल क्वेश्चन पेपर हमने रेडी किए हैं। अगर आप उन सभी सैंपल क्वेश्चन पेपर को बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो प्राइस इसका 199 है 10 सैंपल पेपर का पर सब्जेक्ट का, बट अगर आप इसको एक कूपन कोड के साथ में खरीदते हैं जो कि है JSK10, ठीक है, अगर आप इस कूपन कोड के साथ में खरीदते हैं तो वो प्राइस आपका 199 से सीधा 99 रुपीज़ में आ जाएगा। ठीक है, आपको 50% की इंस्टेंटली आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो जाके जो उसे बाय कीजिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, बाकी आपके इस पार्ट 2 की जो वीडियो का लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ पे आई बटन में भी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।